की रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर क्वांटिटी को हम आपस में ऐड कैसे करें। ठीक है, जैसे कल हमने फोर्स को लेके एक बात करी थी कि हम दो बॉडी हैं और उस पर दो डायरेक्शन फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा। तो हमने कल वेक्टर को वहाँ पर डिफाइन किया था कि इसको हम सीधी सीधी तरह से जोड़ नहीं सकते। जैसे हमने कहा ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर अगर इधर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और इधर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो हम इसको कैसे ऐड करें? सही है। या फिर इस फोर्स की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, हम यहाँ लगा रहे हैं थीटा एंगल पर 5 न्यूटन। तो कल हमने बात करी थी कि कल हमें ये पता चल गया था कि वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, है ना। यहाँ लगाएगी वैल्यू फोर्स की, सवाल है कि कितनी आएगी। तो हम इसे सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये 5 + 5 10 हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो है ये डायरेक्शन के साथ अपनी वैल्यू को वो चेंज कर लेते हैं। जैसे अब हमें बताइए 5 न्यूटन इधर लग रहा था, दिस 5 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ मैंने अगर 5 न्यूटन लगा दिया तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वही 5 न्यूटन में सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी अगर इस तरह से है यहाँ पर है तो इसको हम कितना लिखें ऐड करके। ऐसे ही मान लीजिए हम एक रिवर वाला केस लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिवर है और इस रिवर, ये जो रिवर है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कितने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सही है। अब इसी रिवर के अंदर कोई स्विमर है, ये स्विमर हमने मान लिया जो इस सेम डायरेक्शन में रिवर की डायरेक्शन में तैर के जा रहा है। कितनी स्पीड से? हमने कहा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर ये नदी की ही डायरेक्शन में तैर रहा है तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो गई? तो हम ये सीधा कह देंगे भैया 20 + 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी स्पीड। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा उल्टा कर दें कि अब ये जो स्विमर है ये रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट तैर के जो है जा रहा है, अपोजिट 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर अपोजिट तैर के गया तो हम ये लिख देंगे कि 20 - 5 हो गया, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया, नदी अपनी ही डायरेक्शन में इसको 15 की स्पीड से बहा के ले जाएगी। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा अब ये बोलें कि ये नदी ऐसी ही जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पर ये जो स्विमर है इस ए पॉइंट से जंप मार के यहाँ से ऐसे नदी की डायरेक्शन के वर्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, तो हम सीधा ये नहीं कह सकते कि 25 होगी या जो 15 होगी, हम नहीं निकाल सकते। ना ही हम ये कह सकते अगर ये ए से जंप मारा है तो सीधा ये बी पॉइंट पर पहुंच ही जाएगा, नहीं पहुंचेगा। हमें पता है ये यहाँ से कुछ तिरछा इस तरफ जाएगा, यहाँ बी डैश पर। क्यों? क्योंकि नदी भी भाग के ले जाती है। जब भी हमें ऐसी चीज़ें ऐड करनी होंगी, यहाँ सिंपल एल्जेब्रा काम नहीं करता, यहाँ काम करता है वेक्टर एल्जेब्रा। चलिए इसी वेक्टर एल्जेब्रा में देखते हैं। तो वेक्टर एडिशन के हमारे पास दो लॉ आते हैं। सही है, दो लॉज आते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट लॉ, पहला क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं और वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसी के हेड से टच होकर दूसरा वेक्टर है ये, जैसे हमने बोला बी वेक्टर। तो हमने मान लिया कोई ट्रायंगल है और ये दो साइड ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये है आर वेक्टर। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन कैसे, यहाँ ये दो वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करके जा रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, लेकिन ये जो वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें जो अपोजिट वाली साइड है वो रिजल्टेंट है। समझ गए? अच्छा, तो हमने कहा ये जो दो वेक्टर हैं ये थीटा एंगल पर हैं एक दूसरे से। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंट बाय the two side of a triangle in magnitude and direction। सही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो देयर रिजल्टेंट will be given by the third side of that
ट्राइंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब कि ये दो डायरेक्शन एक दूसरे को फॉलो करके जा रही हैं, ये वाली ये और ये, तो ये अपोजिट जा रहा है। अच्छा, इसका एक सेंस और समझो, इसका मतलब क्या होता है अपोजिट सेंस। इसका ये मतलब है, ये बताना चाह रहा है कि मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरह से, सही है। हमने कहा ये जो ए और बी आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है, पहले ए की तरफ चलता है यहाँ पर, इसे हमने बोल दिया ए वेक्टर जब एक्स की तरफ चल रहा है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसको हमने बोल दिया बी वेक्टर, ये थीटा एंगल पर। तो ये ओरिजिन से कहाँ पहुँच गया, हमने कहा इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो अगर मैं सीधा एक वेक्टर यहाँ बना दूँ तो ये भी मुझे कहाँ पहुँचा रहा है, सेम पॉइंट पर पहुँचा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आर वेक्टर है ये रिजल्ट हमें सेम दे रहा है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें मिल के दे रहे हैं, इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों का रिजल्ट कैसा है, सेम, ये अकेला ही वो रिजल्ट दे रहा है। लॉ के हिसाब से अगर कोई ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ट्रायंगल बना देता हूँ एक ही, ये मैंने बोल दिया, हमने कहा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये हमारा मान लीजिए ए बी वेक्टर है। तो बताइए इस वाले ट्रायंगल में रिजल्टेंट कौन सा है, ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये ही अपोजिट है, ये देखो ये अपोजिट चल रहा है, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा ये रिजल्टेंट है, यानी ए वेक्टर जो है ये बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के सम के बराबर है। अगर इसी ही में देखो, कल मैंने डिस्प्लेसमेंट भी बताया था, अगर इसी को मैं ओरिजिन के रेस्पेक्टिव से देखने लगूँ तो ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब ए बी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से कहते हैं कि दो वेक्टर इस तरह से हैं, ये ए वेक्टर है, देखो ये तो को इनिशियल थे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, ये एक पॉइंट पर ही जाकर हमारे मिल रहे हैं, सही है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक। इस तरह से ही दोनों वेक्टर। अगर मुझे किसी ने ये थर्ड वेक्टर खींच दिया यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया ए बी से ए की तरफ, तो बी ए वेक्टर मान लो मुझे बोल दिया बी ए वेक्टर, ठीक है। तब मुझे ये बताओ इनमें कौन सा रिजल्टेंट है, बी। तो बी वेक्टर रिजल्टेंट होगा किसका, बी ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, हम ट्रायंगल लॉ को इस तरह से अप्लाई करते हैं कि जो भी डायरेक्शन अपोजिट है वो रिजल्टेंट है, समझ गए। अच्छा, ठीक है, ओके। अब इसको निकालें कैसे, तो चलो फिर मैं यहाँ बना लेता हूँ कि ये हमारा ए वेक्टर है। ग्राफिकली हम इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं, वेक्टर को जब हम ग्राफिकली एनालाइज करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। इसका सेंस क्या है, चलो इसको भी थोड़ा सा समझ लो। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास मैंने 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया F1, तो 5 न्यूटन का मतलब ये है कि मैं इसे स्केल पर इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा कि मैं मान लूँगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके, 1 न्यूटन के। वन सेंटीमीटर बराबर है 1 न्यूटन के, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो जब भी वो कहेगा ना 5 न्यूटन मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया किसी डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा 5 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच लूँगा, सही है। फिर उसने बताया कि इसी बॉडी पर मैंने दूसरा F2 फोर्स लगाया है 10 न्यूटन एक पर्टिकुलर डिग्री पर। मान लीजिए ये बॉडी मैंने मान ली, तो मैंने कहा 5 न्यूटन तो इधर को लगाया है मैंने, और यहाँ से 60 डिग्री पर ये 10 न्यूटन लगाया है 60 डिग्री पर, सही है। ये डिग्री कितनी, 60। इसको मैं वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, क्योंकि मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच ली। और यहाँ से 10 न्यूटन है, तो यहाँ से 10 न्यूटन की ये लाइन खींच ली मैंने, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। ये 10 न्यूटन, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, सही है। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर यहाँ से। तो रिजल्टेंट में क्या करूँगा, मैं स्केल लूँगा और स्केल लेके यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस नाप लूँगा, जितनी भी आएगी, ये जितनी भी आए, मान लो ये x मीटर आ गई, तो मेरा नेट फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई, x मीटर कह रहा हूँ, x सेंटीमीटर आ गई, तो मेरा नेट फोर्स उतना ही आ जाएगा, समझ गए। ये वेक्टर का ग्राफिकल मेथड है, ऐसे सॉल्व करते हैं वेक्टर को, ठीक। हमने इसी मेथड को एनालिटिकल वे में एक फॉर्मूला में ड्राइव कर लिया। कैसे, हमने इसी को लिखा कि देखो ट्रायंगल लॉ बनाने का मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर है, सही है, और यहाँ से कुछ एंगल पर ये बी वेक्टर काम कर रहा है, दिस इज बी वेक्टर, कितने डिग्री पर, हमने कहा थीटा डिग्री पर, सही है। तो हमने कहा रिजल्टेंट कौन सा होगा, हमने कहा ये होगा रिजल्टेंट, यही होगा ना। तो ग्राफिकली तो समझ में आ गया, हम नाप लेते थे स्केल से, जितने सेंटीमीटर है उतना ही उसकी वैल्यू आ गई। अब हमने कहा एक काम करो, अगर ये रिजल्टेंट अल्फा डिग्री एंगल पर काम कर रहा है, तो हम इस रिजल्टेंट की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कहा यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, यहाँ से हमने इसको एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, लाइन को नाम दिया है ओ पी
Q और R, ये हमने नाम दे दिया। तो हमें पता है OP इज द रिजल्टेंट, भाई ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमने फिगर बना लिया, और हमें पता है OP जो है वो क्या है, रिजल्टेंट है, सही है। अच्छा, हमने ये जो परपेंडिकुलर खींच लिया यहाँ से PR, तो अब हमारा ये जो ट्रायंगल OP और R है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, सही है, जिसमें R हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा OP है इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, PR स्क्वायर के प्लस OR स्क्वायर के, भाई यही होता है, सही है। OP हमारा R के बराबर है, R के तो हम यहाँ लिख सकते हैं R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर के। अच्छा, PR और OR की वैल्यू देखते हैं, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये B है, ये जो आप देख रहे हो ये कितना है B, और ये एंगल है थीटा, तो ये एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इस साइड को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया B साइन थीटा, और ये नीचे QR कितना हो गया B कॉस थीटा। अच्छा, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई कि R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में PR का स्क्वायर कितना है, B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, तो OR कितना है, हमने कहा A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हमें R की वैल्यू एनालिटिकल मेथड से मिल जाएगी, हमने फॉर्मूला बना दिया इसका, ठीक है। इसे हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये B स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2AB कॉस थीटा, ये आ जाएगा, समझ गए, ये पूरा किसमें, रूट में, ठीक है। हमने इन दोनों टर्म में से B स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो जब हमने इसमें से कॉमन लिया तो R इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ये वाली टर्म मैथ में हमने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 के बराबर होती है। तो हमारा R बराबर हो गया किसके, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, सही है। अब दो वेक्टर्स को जोड़ने से क्या मतलब है, ध्यान से देखो, A और B दो वेक्टर हैं और थीटा जो है उनके बीच का एंगल है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि मैंने ये फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और ये फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, मान लीजिए कितने एंगल पर, हमने कहा 60 डिग्री पर, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो नेट फोर्स यानी एफ नेट यानी रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रूट में ए की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू कितनी 5, तो कितना लिख देंगे 5 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है 5, तो क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5, और कॉस थीटा कितना 60, तो कॉस 60 डिग्री। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर को कॉमन ले लें हम, तो 5 स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो 5 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा √3। तो हमारा जो एफ नेट काम करने लगा वो कितना काम करेगा 5√3 न्यूटन, इतना नेट फोर्स बॉडी पर काम करेगा। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया कि रिजल्टेंट की वैल्यू तो निकल गई, पर डायरेक्शन नहीं निकली। डायरेक्शन कैसे निकालें, तो हमने कहा ये अल्फा एंगल पर काम कर रहा है रिजल्टेंट, किससे, ए वेक्टर से, किससे, ए वेक्टर से। तो हमने अल्फा को अगर मैं निकालूं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मैं कह सकता हूं कि tan अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो सीधा सीधा डायरेक्शन अगर हम निकालें, ये तो जो फॉर्मूला है ये तो है मैग्नीट्यूड के लिए, सिर्फ किसके लिए, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। अगर डायरेक्शन भी निकालनी है तो डायरेक्शन इज गिवन बाय एंगल अल्फा, एंगल अल्फा। तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखो परपेंडिकुलर कितना है, b साइन थीटा, यही तो परपेंडिकुलर है b साइन थीटा, और बेस क्या है a प्लस b कॉस थीटा। तो tan अल्फा कितना b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। आपको ये याद रखना है जिस वेक्टर की साइड से हम एंगल मान रहे हैं उसको बस हम एक ही बार लिखते हैं नीचे, समझ गए।
हमने ए से माना था ना एंगल अल्फा भाई। अभी अगर ऊपर हम डायग्राम देखें तो ये रिजल्टेंट जा रहा है यहाँ पर, ये रिजल्टेंट है, तो ये अल्फा एंगल हमने यहाँ से माना ए वेक्टर से, और ए वेक्टर हमारे फॉर्मूले में कहाँ आया, ए की बराबर। और ये वैसे वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, समझ गए, ये क्या है मैग्नीट्यूड। तो ए की बराबर, बाकी दोनों बार यहाँ बी साइन और कॉस में क्या है बी, समझ गए। तो ये है हमारा वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। ठीक, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें सेम रिजल्ट रहेगा, बस उसका थोड़ा स्टेटमेंट बदल जाता है। तो पैरेललोग्राम लॉ को देखो, दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ध्यान से देखेंगे इसको हम। इसमें ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होती है बता, ये देख उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अरे मुझे पता है, मैं भी भूल रही हूँ। सही है, एडजेसेंट साइड, ऐड कर दो साइड ये लो उसके सामने वाली अरे वो लगातार दो जो सटी हुई होती है उसे बोलते हैं सटी एडजेसेंट। हुई, हाँ, मतलब जैसे ये देखिए किसको, ये रेक्टेंगल बन रहा है, आराध्या। ये जो रेक्टेंगल है, सही है, ये रेक्टेंगल है, इधर देख लड़की, ये रेक्टेंगल है, तो ये जो दो साइड हैं ये सटी हुई हैं, या उन दोनों की बात करें तो वो सटी हुई हैं, मतलब उन्हें एक दूसरे से एडजेसेंट, joint जॉइंट है, उन्हें एडजेसेंट बोलते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इस तरह से दिए गए हैं कि किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने बोल दिया ये जो आप देख रहे हो ये ए वेक्टर है, और ये जो आप देख रहे हो ये बी वेक्टर है, और ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है, हमने कहा थीटा एंगल पर है। तो ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को दर्शा रहे हैं। पैरेललोग्राम कैसे बनाया, हमने इस ए का एक प्रोजेक्शन वेक्टर यहाँ पर खींच दिया, इस तरह से प्रोजेक्शन खींच सकते हैं हम, ठीक है, और इस बी का प्रोजेक्शन वेक्टर यहाँ खींच दिया हमने, ये, तो ये भी ए वेक्टर हो गया, ये भी बी वेक्टर हो गया, और ये एंगल हमारा वही थीटा। सही है, बन गया पैरेललोग्राम। तो इसने कहा अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को दर्शा रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, दिस इज आर रिजल्टेंट। सही है, क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन in such a way that they represent the two adjacent side of a parallelogram, मुझसे पूछ रहा है, then their resultant आप ऐसे करने का होता है। is given by the diagonal of that सही है पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। सही है, पूछना कुछ को निकालें, ध्यान से देखो, डायगोनल को निकालें तो इसका सेम रिजल्ट वही आएगा जो ट्रायंगल वाला, जैसे हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया यहाँ पर। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, दोबारा ही क्यों बना रहा हूँ, टेक्नोलॉजी ऐसा यूज करो, ठीक है, इसको कॉपी मार लो, ये बता मैं 4-10 बार करोगे तब एक मारेगी आलू मोटर भाई। सही है। 30 मिनट इधर ध्यान दो, तो हमें निकालना बेटा रिजल्टेंट, क्या निकालना है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालने का सीन ऐसा है कि मैं यहाँ से फिर से वही परपेंडिकुलर डाल दूंगा, तो ये क्या हो गया बी साइन थीटा, एक यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ से इसको हमने ये नाम दे दिया ओ पी क्यू आर, तो ये क्यू आर ये कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, सेम वही ट्रायंगल वाला सीन बन गया। तो पीछे हमने करा, यहाँ पर भी अगर मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, और टेन अल्फ़ा अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस
थीटा। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है वैसे टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ गए? तो ये मुझे अल्फा की वैल्यू देगा। कहने का मतलब ये है रिजल्ट सेम आ रहा है हमारा। मेथड हम चाहे कोई सा भी अपना रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमारा कैसा है? सेम। तो ये दो मेथड थे हमारे जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ सही है। इसके एग्जाम्पल में वेक्टर एडिशन में वही सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे एक काम कर, क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पर अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो एक मोटर बोट है और वो रेस कर रही है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो देखो हम सिंपल अपना मैथ कर रहा हूँ, मैप की नॉलेज को लगाते हैं। तो नॉर्थ हमारा हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर की तरफ, दिस इज नॉर्थ। और नीचे की तरफ क्या रहता है? साउथ। और राइट साइड में क्या होगा? ईस्ट। और लेफ्ट साइड में होगा वेस्ट। सही है। अच्छा, क्वेश्चन में उसने बोला अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो हमने कहा ये मोटर बोट है और ये कैसे जा रही है? नॉर्थ की तरफ। कितनी स्पीड से जा रही है? हमने कहा 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक वेक्टर दरअसल बनाना है इधर की तरफ, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 25 किलोमीटर पर आवर। सही है। ये तो बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ठीक है। अच्छा, और वाटर करंट जो है इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब ये है कि जो वाटर करंट है, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? नदी है या समंदर है, जो भी कुछ है ये, ठीक है, ये ठीक है, सही है। इसमें जो पानी का जो फ्लो है वो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री? 60 डिग्री है ये, 60 डिग्री, यानी इधर की तरफ पानी फ्लो कर रहा है कितने रेट से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब हमें दो चीज़ें मिली, इधर तो पानी जा रहा है ये, और इधर बोट जा रही है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की साइड। वो ये पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो। अच्छा ठीक है, अब इसे हम समझेंगे कैसे। तो देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर, एक तो जिस डायरेक्शन में बोट बढ़ रही है, दूसरा जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है। ये दो वेक्टर हो गए। अभी हमने ऊपर नदी वाला केस लिया था ना, फ्लो स्विमर तैर रहा था जिसमें, उसी तरह से इन दोनों वेक्टर के बीच के अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल में निकाल सकता हूं। कितना हो जाएगा? हमने कहा 120 डिग्री हो जाएगा। सही है। क्यों? क्योंकि ये 60 है, ये पूरा 180 है, तो बचा हुआ कितना हो गया? 120। अच्छा, अब हमें क्या क्या मिला? हमें एक तो वेक्टर मिला ए, तो हमने ए वेक्टर मान लिया किसको? हमने मान लिया 25 किलोमीटर पर आवर को। हमने वेक्टर बी माना किसको? 10 किलोमीटर पर आवर को। इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना है? हमने कहा 120 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच में बेटा 120 डिग्री है। सही है। रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2a यानी a कितना? 25, b कितना? 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। सही है। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू रूट में 25 का स्क्वायर कितना? 625 प्लस 100 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 250 इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है बेटा -1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? It's 250. 725 माइनस 250। सही है। कितना बचेगा? सही है, 525. 470 ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 और 7 पर, ठीक है, और 6 में से 2 गए 4, 425। सही है, 425 हमारे पास बचा। अच्छा, इसका रूट निकाल लो। 425 का रूट कितना आएगा? कुछ भी नहीं आएगा. अभी देखो इसका यूज़ करते हैं हम। 460 देखो टर्न ऑन मैथ सॉल्वर। 475 आएगा। मैं कैलकुलेशन कैसे देखा? 470 रुक जाए एक मिनट, 12 7 5 12, हाँ सही है यार, 475 आएगा, 475। ठीक है। अब ध्यान दो, इसको सॉल्व कर लो, एक सॉल्व कर लिया. और अगर हम यहाँ कर लें, ध्यान से देखो इधर, देखो रूट 475 इज इक्वल टू, भाई ये टेक्नोलॉजी बेकार है। चाहिए सर देखना इसमें वो कहाँ है रूट वाला? हट
ये रहा ये वो मैंने ऑफ कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब बताएगा। देखो ये रहा, 21.9 रुक जाओ। रूट में 475 इज इक्वल टू 794, ये बेटा तो कितना आ गया 21। तो आर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 21.794। ओ इतने किलोमीटर पर आर की स्पीड से आपकी जो बोट है वो जाएगी। किधर जाएगी? तो देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कहीं जाएगी। तो हमने मान लिया ये 25 है, ये 10 है, तो सीधी सी बात है 25 की तरफ ज़्यादा रहेगा, यानी इस तरफ जाएगा वो। समझ गए? हमने यहाँ से मान लिया वो अल्फ़ा एंगल है, कितना है? अल्फ़ा एंगल पर जाएगी। तो हमने टेन अल्फ़ा अगर मैं निकालूँ तो मैं निकालूंगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, किस साइड से मैंने माना? 25 से माना। तो अब इसको मैं लिखूंगा टेन साइन 120 डिग्री अपॉन में 25 प्लस 10 कॉस 120 डिग्री। सही है? इससे मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा 10। देखो उसने टोटल कैलकुलेट कर दिया, 20 बना दिया 10 मैंने तो 9 और इंटू, हाँ साइन 120 कितना? √3/2 अपॉन में 25 प्लस 10 और कॉस 120 की वैल्यू कितनी है? -1/2। तो ये 2 से ये कितनी बार गया? 5। तो ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू √3/2। इससे भी कितनी बार? 5 टाइम्स गया। 5√3/20 सही है, अपॉन में ये हो जाएगा कितना? 25 में से ये 5 गए तो कितना बचा? 20। सही है, तो हमारे पास बचेगा 5√3 अपॉन में 20। तो 5 से कितनी बार गया? 4 टाइम्स। तो 10 अल्फ़ा हमारा आ गया बेटा √3/4। नहीं, उसका सीन वो अलग कुछ कैलकुलेट कर रहा था। सही है, 10 अल्फ़ा कितना आ गया? √3/4। और ये वैल्यू जो होती है ये आपको मिलेगी टेबल से। तो अगर मैं निकालूं अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 23.4 डिग्री। समझ गए? तो ये यहाँ से कितने एंगल पर जाएगा? 23.4 डिग्री पर। कितनी रफ्तार से जाएगा? 21.79। सही है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो हैं आप निकालोगे। सही है, समझ में आया? अच्छा, कल हम क्वेश्चन करेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के ही।